नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश क्राइम गाथा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। पंजाब के हलचल भरे शहर जालंधर में लाजपत नगर के समृद्ध इलाके में एक शानदार आवास था, कोठी नंबर 141। ये भव्य घर करोड़पति व्यवसायी जगजीत सिंह का निवास था, जिनकी दौलत और प्रतिष्ठा शहर में चर्चा का विषय थी। जगजीत विनम्रता की मिसाल थे। उनकी अपार संपत्ति के बावजूद उनमें जरा भी घमंड नहीं था। एक दयालु और उदार व्यक्ति, वे जगजीत एंड कंपनी नामक एक फलता फूलता उद्यम चलाते थे, जिसमें 2 पेट्रोल पंप, एक सर्विस स्टेशन और कई भट्टियों से सुसज्जित एक विशाल धातु ढलाई कारखाना शामिल था। उनकी सफलता केवल वित्तीय नहीं थी, उनकी सादगी के लिए समुदाय में उनका सम्मान था। जगजीत अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी दलजीत कौर एक गर्मजोशी और सहयोगी महिला, उनका बेटा अमरेंद्र सिंह जो पारिवारिक व्यवसाय को संभालने में मदद करता था। अमरेंद्र की पत्नी परमजीत कौर प्यार से पम्मी कहलाती थी, और उनके 3 बच्चे जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। सबसे बड़ा पोता संजीत सिंह जालंधर के एपीजे कॉलेज में पढ़ता था, जबकि छोटे बच्चे स्कूल और ट्यूशन क्लासेस में व्यस्त थे। यह परिवार समृद्धि और सौहार्द की तस्वीर था, एक ऐसा जीवन जी रहा था जिसका सपना ज्यादातर लोग ही देख सकते थे। अमरेंद्र सिंह पारिवारिक व्यवसाय में गहराई से शामिल था, विशेष रूप से धातु ढलाई कारखाने की देखरेख करता था, जबकि जगजीत पेट्रोल पंपों का प्रबंधन करते थे। दलजीत कभी कभी पंपों पर मदद करती थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। परिवार का रूटीन तय था। उनके दिन काम, स्कूल और उनके आलीशान घर की शांत सुख सुविधाओं से भरे थे। लेकिन इस आदर्श सतह के नीचे एक तूफान पनप रहा था, जो उनके जीवन को सबसे भयानक तरीके से तहस नहस कर देगा। कहानी 2017 के फरवरी माह में हुई थी। में एक अंधेरी दिशा लेती है, विशेष रूप से 23 फरवरी की शाम को। उस समय लगभग 4 बजे थे और कोठी असामान्य रूप से शांत थी। तीनों बच्चे अपनी ट्यूशन क्लासेस में थे, एक रूटीन जिसके कारण 4 बजे से 6 बजे के बीच घर खाली रहता था। दलजीत कौर, जो अपनी उम्र के कारण पुराने पीठ दर्द से पीड़ित थीं, आमतौर पर इस समय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती थीं। हालांकि उस दिन उन्होंने अपनी नियुक्ति रद्द कर दी क्योंकि एक मेहमान आई थी, खुशवंत कौर, जिसे नीतू भी कहा जाता था। खुशवंत अमरेंद्र के करीबी दोस्त और साथी व्यवसायी बलजिंदर सिंह की पत्नी थी, जिसका जालंधर में लक्ष्मी सिनेमा के पास एक धातु ढलाई कारखाना था। दोनों परिवारों के बीच गहरा बंधन था, जो अमरेंद्र की शादी के बाद और मजबूत हुआ, जब पामी और खुशवंत की दोस्ती गहरी हो गई। खुशवंत अक्सर शाम को पामी से चाय पर बात करने के लिए कोठी नंबर 141 पर आती थी। उनकी बातें हंसी और साझा विश्वासों से भरी होती थीं। इस भाग्यशाली शाम को तीनों महिलाएं, दलजीत, पम्मी और खुशवंत, ड्राइंग रूम में बैठी थीं, चाय की चुस्कियां ले रही थीं और हल्की फुल्की बातों में मशगूल थीं। माहौल आरामदायक था, वह क्षण जो सुरक्षित और परिचित लगता था। लेकिन यह शांति एक अकथनीय हिंसा के कृत्य से चकनाचूर होने वाली थी। लगभग 4:15 पर डोरबेल बजी, जो ड्राइंग रूम की शांति को चीरती हुई। पम्मी ने अपनी चाय की प्याली टेबल पर रखी और सामने के दरवाजे की ओर बढ़ी, शायद किसी पड़ोसी या डिलीवरी की उम्मीद में। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे 2 अजनबियों का सामना हुआ। उनके चेहरे ठंडे और दृढ़। इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाती, उन्होंने उसे अंदर धकेल दिया, जबरन घर में घुस गए और पीछे दरवाजे को जोर से बंद कर लिया। हमलावर भयानक सटीकता के साथ आगे बढ़े। उनमें से एक लंबा आदमी, जिसका चेहरा सख्त था, ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली। बिना किसी हिचक के उसने पम्मी पर निशाना साधा और लगातार 3 गोलियां चलाईं। गोलियां उसके सीने, सिर और बांह को चीरती हुई निकल गईं, जिससे उसे चीखने या प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। पम्मी फर्श पर गिर पड़ी, उसके आसपास खून का गड्ढा बन गया। गोलियों की आवाज घर में गूंज उठी, जिसने दलजीत और खुशवंत को चौंका दिया। दलजीत हैरान और उलझन में ड्राइंग रूम से बाहर निकलीं और अपनी बहू को खून में लथपथ देखकर ठिठक गईं। उनकी चीख हवा में गूंजी, एक कच्ची
और अविश्वास भरी पुकार। खुशवंत भी पीछे पीछे आई। उसकी आंखें पम्मी के शरीर को देखकर फैल गईं। सहज बुद्धि ने कब्जा कर लिया और दोनों महिलाएं हमलावरों पर टूट पड़ीं, बेके तरीके से जवाब देने की कोशिश में। हमलावर महिलाओं की इस ताकत से हैरान रह गए। खुशवंत ने दूसरे हमलावर से, एक पतले दुबले आदमी जो पेचकस पकड़े था, भिड़ंत की। इस बीच दलजीत ने बंदूकधारी के हाथ को पकड़ लिया, उससे पिस्तौल छीनने की कोशिश में। उथल पुथल में बंदूकधारी ने फिर से गोली चलाई। एक गोली दलजीत के सीने में, उनके दिल के पास लगी। वह लड़खड़ा गईं, लेकिन मातृसत्ता के बल पर वह टिकी रहीं। दूसरे हमलावर ने, जो खुशवंत के साथ जूझ रहा था, अपने पेचकस को पूरी ताकत के साथ उसकी गर्दन में घोंप दिया। खून कमरे में छलक पड़ा, क्योंकि खुशवंत ने उस हथियार को, जो उनकी गले में गहराई तक ढंसा था, पकड़ने की कोशिश की। बंदूकधारी, जो अब दलजीत के चंगुल से आजाद हो गया था, ने अपनी बंदूक खुशवंत की ओर मोड़ी और उसकी कनपटी में एक गोली दाग दी। वह फर्श पर ढह गई, बेजान। दलजीत अपने घाव से कमजोर घुटनों के बल गिर पड़ी। बंदूकधारी ने 2 और गोलियां चलाईं, एक उनके सिर में और दूसरी उनके सीने में, उनकी मौत सुनिश्चित करते हुए। कुछ ही मिनटों में कभी जीवंत रहा ड्राइंग रूम एक नरसंहार का दृश्य बन गया। 3 महिलाओं के शव फर्श पर बिखरे, खून और टूटी चाय की प्यालियों से घिरे। हमलावरों ने अपना मिशन पूरा कर तेजी से कदम बढ़ाए। उन्होंने शवों को लांघा और लॉबी में प्रवेश किया, जहां उन्होंने रेफ्रिजरेटर के पीछे छिपी एक चाबी उठाई, एक ऐसी जानकारी जो केवल घर के करीबी लोगों को ही हो सकती थी। उस चाबी का उपयोग कर उन्होंने पिछले दरवाजे का ताला खोला और शाम के अंधेरे में गायब हो गए। पूरा घटनाक्रम 5 मिनट से भी कम समय में हुआ। लगभग 5 बजे अमरेंद्र सिंह अपने 2 बेटों संजीत और मंजीत के साथ कोठी नंबर 141 पर लौटा। उस दिन पहले पम्मी ने संजीत को निर्देश दिया था कि वह अपने छोटे भाई को अवतार नगर रोड पर एक कार डीलरशिप पर ले जाए, ताकि वह एक जीप ले सके, जिसके लिए वह जिद कर रहा था। यह एक सोचा समझा कदम था, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि महत्वपूर्ण समय पर लड़के घर से बाहर रहे। जब अमरेंद्र ने मुख्य दरवाजा अंदर से बंद पाया, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सबसे बुरा होने की आशंका से परेशान अमरेंद्र ने अपने बेटों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। सामने का दृश्य एक दुस्वप्न था। पम्मी, दलजीत और खुशवंत मृत पड़ी थीं, उनके शरीर गोलियों और चाकू के घावों से छलनी। अमरेंद्र की चीखें घर में गूंज उठीं, जिसमें उसके बेटों की पुकारें भी शामिल थीं। पड़ोसी हलचल से सतर्क दौड़ कर आए। उनमें खुशवंत का बेटा अर्शदीप भी था, जो अपनी मां की लाश देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। पड़ोसियों ने तीनों महिलाओं को पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाने में मदद की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अमनप्रीत सिंह ने दलजीत और खुशवंत की जांच की और उन्हें मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। पम्मी, जो मुश्किल से जिंदगी की डोर थामे थी, को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक थी। रात 9 बजे तक वह भी अपने घावों के कारण दम तोड़ चुकी थी। तिहरे हत्याकांड की खबर जालंधर में आग की तरह फैल गई, जिससे डर और अटकलों का माहौल बन गया। कुछ लोग इसे आतंकवाद से जोड़ रहे थे, तो कुछ इसे निजी दुश्मनी का नतीजा बता रहे थे, लेकिन कोई भी इस जघन्य कृत्य के पीछे के असली मकसद को नहीं समझ सका। पुलिस डिवीजन नंबर 4 के इंस्पेक्टर प्रेम सिंह और डिवीजन नंबर 6 के इंस्पेक्टर गुरवचन सिंह के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। कोठी डिवीजन नंबर 4 के अधिकार क्षेत्र में थी, हालांकि यह पहले डिवीजन नंबर 6 के अंतर्गत थी। घर को खाली पाकर सभी लोग अस्पताल में थे। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित किया और बयान लेने के लिए अधिकारियों को अस्पताल भेजा। अपराध स्थल ने हिंसा और संघर्ष की कहानी बयां की। ड्राइंग रूम का फर्श खून से सना था, कुर्सियां उलट गई थीं और चाय की प्यालियां टूटी पड़ी थीं। 2 खाली गोली के खोल बरामद हुए, लेकिन पुलिस ने नोट किया कि कुल 7 गोलियां चलाई गई थीं, जिसका मतलब था कि 5 गोलियां पीड़ितों के शरीर में ही रह गई थीं। लूटपाट का कोई निशान नहीं था। कीमती सामान जैसे गहने और नकदी अपनी जगह पर सुरक्षित थे।
जिससे लूट का मकसद खारिज हो गया। पिछले दरवाजे का उपयोग, जो केवल एक चाबी से खुलता था, जिसे परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों को ही पता था, यह सुझाव देता था कि हत्यारे घर से परिचित थे। पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ला ने कमान संभाली। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों के साथ एक टीम बनाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर चंद्रमोहन डोपरिया और डॉक्टर राजकुमार की टीम द्वारा की गई ने और भी भयावह विवरण सामने लाए। दलजीत कौर को 3 गोलियां लगी थीं, एक उनके दिल के पास, दूसरी उनके सिर में और तीसरी उनके सीने में। परमजीत कौर को भी 3 गोलियां लगी थीं, एक उनके माथे के बीचों बीच, दूसरी उनकी खोपड़ी में और तीसरी उनकी बांह में। उनके शरीर पर छुरे के 6 निशान भी थे। खुशवंत कौर के सिर में एक गोली लगी थी, जो उनकी कनपटी से होकर खोपड़ी में फंस गई थी और उनकी गर्दन में 16 सेंटीमीटर लंबा पेचकस गहराई तक धंसा हुआ था। पुलिस ने अमरेंद्र सिंह से पूछताछ शुरू की, जो टूटा हुआ और सदमे में दिखाई दे रहा था। उसने दावा किया कि उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ लगी। उसका मोबाइल फोन जांचा गया और यह पाया गया कि उसकी कॉल डिटेल्स पहले से ही हटा दी गई थीं। पुलिस ने उसका फोन नंबर सर्विलांस पर लगाया और फोन कंपनी से उसकी कॉल डिटेल्स प्राप्त की। इन डिटेल्स में कई संदिग्ध नंबर सामने आए, जिनसे जांच का रास्ता बदल गया। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस हत्याकांड की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। जांच ने तेजेंद्र कौर उर्फ रूबी नाम की एक महिला को उजागर किया, जिसे गिरफ्तार करने के लिए एक टीम फगवाड़ा भेजी गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ला ने उसी शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और चौंकाने वाला खुलासा किया। लाजपत नगर के इस तिहरे हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं, बल्कि अमरेंद्र सिंह और उसकी प्रेमिका रूबी थी। जब दोनों आरोपियों को पत्रकारों के सामने पेश किया गया, उन्होंने स्वयं हत्या की पूरी कहानी बयान कर दी। सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि शहर हक्का बक्का रह गया। जगजीत सिंह की कंपनी तेजी से तरक्की कर रही थी और अमरेंद्र और उनकी पत्नी परमजीत के बीच गहरा प्यार था। दोनों सुबह एक साथ घर से निकलते थे। जगजीत पेट्रोल पंपों पर और अमरेंद्र कारखाने का काम संभालते। लेकिन इस परिवार की तबाही की शुरुआत 2013 में हुई, जब तेजेंद्र कौर उर्फ रूबी ने जगजीत एंड कंपनी में हेड अकाउंटेंट के रूप में नौकरी शुरू की। रूबी एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी, जो अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद लेना पसंद करती थी। वह अपने पति सुखजीत सिंह के साथ केवल नाम के लिए रहती थी, उसे कोई महत्व नहीं देती थी। कॉलेज के समय से उसका सपना था कि वह भारत छोड़कर विदेश जाए, खूब पैसे कमाए और अपनी जिंदगी का आनंद ले। इस सपने को पूरा करने के लिए वह किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार थी। रूबी ने स्कॉलरशिप के सहारे ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बनाई। उसने 12वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर एजुकेशन में डिप्लोमा किया और 2009 में IELTS की परीक्षा दी, लेकिन कम स्कोर के कारण उसे वीज़ा नहीं मिला। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी वीज़ा न मिलने से उसका सपना अधूरा रहा। इसी बीच उसकी शादी सुखजीत से हो गई, एक सीधे साधे और ईमानदार इंसान, जिसे रूबी तवज्जो नहीं देती थी। जब रूबी को जगजीत एंड कंपनी में नौकरी मिली, उसने इसे अपने सपनों को पूरा करने का जरिया बनाया। यहीं उसकी मुलाकात अमरेंद्र से हुई। पहली ही मुलाकात में अमरेंद्र रूबी का दीवाना हो गया। रूबी ने जल्दी समझ लिया कि उसका बॉस उस पर फिदा है, और यही वह चाहती थी, एक ऐसा आदमी जो उसके लिए सब कुछ करे। अमरेंद्र ने रूबी को अपनी निजी सचिव बना लिया और अब रूबी लगभग हर समय उसके साथ रहने लगी। अमरेंद्र ने रूबी को खुश करने के लिए जालंधर के रामा मंडी में एक आलीशान कोठी खरीदी और उसकी चाबी उसे दे दी, कहते हुए, "यह कोठी तुम्हारे लिए है, आज से तुम यहीं रहोगी।" रूबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी शाम जब वे नई कोठी में थे, अमरेंद्र ने अपने प्यार का इजहार किया। रूबी को लगा कि उसकी मुराद पूरी हो गई। दोनों ने अपनी इच्छाएं पूरी की और इसके बाद रूबी अपने पति को छोड़कर अमरेंद्र की दी हुई कोठी में रहने लगी। अमरेंद्र अब ज्यादातर वक्त रूबी के साथ उसी कोठी में बिताने लगा, घर पर काम का बहाना बनाकर। 3 साल बीत गए और किसी को भनक नहीं लगी कि अमरेंद्र और रूबी के बीच अवैध संबंध चल रहे हैं।
लेकिन अवैध रिश्ते ज्यादा देर तक छिपते नहीं। दिसंबर 2016 में परमजीत को अपने पति और रूबी के बीच के नाजायज रिश्ते का पता चल गया। उसने अमरेंद्र से सवाल किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेकिन परमम्मी के पास ठोस सबूत थे। उसने ये बात अपनी सास दलजीत कौर को बताई। एक दिन पम्मी अपनी सास और ननद को लेकर रमा मंडी की कोठी पहुंची, जहां रूबी मौजूद थी। तीनों ने रूबी को खूब खरी खोटी सुनाई और उसे बेइज्जत किया। इसके बाद उन्होंने उसे कोठी से बाहर निकाला और ताला लगा दिया। जब अमरेंद्र को इस घटना का पता चला, वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह घर आया और अपने परिवार वालों से लड़ने लगा। उसने अपने पिता जगजीत सिंह से साफ कह दिया कि वह पम्मी से तलाक लेना चाहता है और रूबी से शादी करके उसे इस घर की बहू बनाएगा। यह सुनकर जगजीत गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने बेटे को डांटा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? इस उम्र में ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। अपनी बीवी और बच्चों के साथ शांति से रहा। जगजीत और दलजीत ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अमरेंद्र रूबी के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। वह किसी भी हाल में उससे दूर होने को तैयार नहीं था। जब यह बात अमरेंद्र की ससुराल और रिश्तेदारों को पता चली, वे सभी उसके घर आए। उन्होंने उसे फटकार लगाई और समझाने की कोशिश की। बड़े बुजुर्गों के दबाव में उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन अमरेंद्र के मन में एक ही बात चल रही थी। वह किसी भी हाल में पम्मी से पीछा छुड़ाना चाहता था ताकि रूबी से शादी कर सके। अमरेंद्र के पेट्रोल पंप पर कुछ समय पहले विपिन नाम का एक व्यक्ति काम करता था, जो ढिलवा गांव का रहने वाला था। वह अपराधी प्रवृत्ति का था और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। एक दिन रास्ते में अमरेंद्र की विपिन से मुलाकात हुई। उसने अपनी गाड़ी रोकी और विपिन को बिठा लिया। बातचीत में अमरेंद्र ने अपने और रूबी के रिश्ते की बात बताई और कहा, पम्मी के रहते मैं रूबी को अपना नहीं बना सकता। तू बता, इसका क्या इलाज हो सकता है? विपिन को पहले समझ नहीं आया। उसने कहा, इस मामले में किसी वकील से सलाह ले लो। लेकिन अमरेंद्र ने तुरंत जवाब दिया, पम्मी का एक सीधा साधा इलाज है। विपिन ने हैरानी से पूछा, क्या इलाज है? अमरेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, पम्मी को खत्म कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। विपिन अब पूरी बात समझ चुका था। उसने कहा, ठीक है, हटा देते हैं रास्ते से, लेकिन यह काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे किसी और आदमी की जरूरत पड़ेगी। उसने अमरेंद्र से पूछा, बदले में मुझे कितने पैसे मिलेंगे? अमरेंद्र ने जवाब दिया, पहले तू आदमी का इंतजाम कर, फिर पैसों की बात करेंगे। अगले दिन विपिन ने सराहाल केला छब्बेवाल के रहने वाले अमृतपाल को अमरेंद्र से मिलवाया। अमृतपाल का बड़ा भाई विदेश में नौकरी करता था और वह खुद मलेशिया में 9 साल काम कर चुका था। 6 महीने पहले ही वह घर लौटा था और पेट्रोल पंप के शेड बनाने का काम शुरू किया था। अमृतपाल एक साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति था, लेकिन पैसों के लालच में उसने इस काम के लिए 1 लाख रुपए मांगे। काफी सौदेबाजी के बाद रकम 80,000 रुपए में तय हुई। अमरेंद्र ने उसी समय विपिन को कुछ रुपए एडवांस में दे दिए। इन पैसों का इस्तेमाल कर विपिन और अमृतपाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद गए, जहां उन्होंने किसी व्यक्ति से एक पिस्तौल और गोलियां खरीदी। अमरेंद्र ने अपनी पत्नी परमजीत कौर की हत्या करवाने का फैसला कर लिया था और यह फैसला उसने रूबी के कहने पर लिया। हत्या की योजना बनाने के बाद अमरेंद्र ने विपिन और अमृतपाल को अपने घर का पूरा नक्शा समझाया। उसने विस्तार से बताया कि उन्हें कोठी में कैसे घुसना है और हत्या को कैसे अंजाम देना है। उसने यह भी बताया कि हत्या के बाद पिछले दरवाजे की चाबी, जो रेफ्रिजरेटर के पीछे टंगी होती है, उससे ताला खोलकर बाहर निकल जाना है। अमरेंद्र ने अपने घर के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी भी दी, ये बताते हुए कि किस समय कौन कहाँ होता है। हत्या के लिए अमरेंद्र ने शाम 4 बजे से 5 बजे का समय चुना, क्योंकि उसे पता था कि उस समय पम्मी कोठी में अकेली होगी। 21 फरवरी 2017 को विपिन और अमृतपाल कोठी नंबर 141 पर पहुंचे। उन्होंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शन काट दिए, ये कहकर कि अमरेंद्र ने पुराने कैमरों की जगह नए और आधुनिक कैमरे लगाने को कहा है। इस बहाने उन्होंने कोठी के अंदरूनी हिस्से का पूरा जायजा ले लिया।
अगले दिन 22 फरवरी 2017 को वे फिर से कोठी पर गए और वहां रखा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और मॉनिटर अपने साथ ले गए। फिर 23 फरवरी 2017 की शाम करीब 4 बजे दोनों दोबारा कोठी पर पहुंचे और अपनी योजना के अनुसार हत्या को अंजाम दिया। शुरुआत में उनकी योजना केवल पम्मी की हत्या करने की थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें दलजीत कौर और खुशवंत कौर की भी हत्या करनी पड़ी। अमरेंद्र को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मां भी इस घटना में मारी जाएंगी। वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था और इस घटना ने उसे तोड़ दिया। पूछताछ के दौरान वह अपनी मां को याद कर बार बार रोने लगता था। उसे इस बात का गहरा पश्चाताप था कि उसकी गलत आदतों और जिद के कारण उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हत्या के बाद विपिन और अमृतपाल फरार हो गए। उनकी तलाश में पुलिस की एक टीम दिल्ली और गाजियाबाद भी गई, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं लगे। आखिरकार पुलिस ने अमरेंद्र सिंह और तेजेंद्र कौर उर्फ रूबी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। ये कहानी केवल सूचना देने के उद्देश्य से है। हम किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देते और न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा रखते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो लालच, विश्वासघात और गलत इच्छाओं के विनाशकारी परिणामों को दर्शाती है। जालंधर का यह 13 हत्याकांड न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि गलत रास्ते पर चलने की कीमत कितनी भारी हो सकती है।